Now when we talk about world history from मेंस पर्सपेक्टिव, सिलेबस तो है हमारा फ्रॉम एनलाइटनमेंट टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, और इसी के साथ साथ ना यहीं पे डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है साउथ अफ्रीका जब इंडिपेंडेंट हो गया, राइट। तो ब्रॉडली सिलेबस अदरवाइज हमारा 1750 से लेकर 1990 तक का है वर्ल्ड हिस्ट्री में। ये प्री में तो आना नहीं फॉर आईएएस, कुछ स्टेट सिविल सर्विसेज में जैसे पीसीएस में ये प्री में भी पूछ लेते हैं इसमें से क्वेश्चंस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज हिस्ट्री में बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो एनलाइटनमेंट का बैकग्राउंड जो है ना वो रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन इन दो इवेंट्स में छिपा हुआ है। द बैकग्राउंड टू एनलाइटनमेंट, रेनेसां से भी अगर एक पीछे चले जाएं तो इट्स अबाउट फ्यूडलिज्म, राइट। अब फ्यूडलिज्म एक ऐसी सोसाइटी थी विच वाज अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेजेस। जिस सोसाइटी में प्रिविलेजेस होते हैं उस सोसाइटी में राइट्स नहीं होते। इसका प्रिविलेज है, हम सबका नहीं है, दैट मीन्स इक्वालिटी नहीं है तो राइट्स नहीं है। सो फ्यूडल एज वाज अ एज ऑफ प्रिविलेजेस। अब इस एज ऑफ प्रिविलेजेस में था क्या, एक किंग था और उसके साथ एक सोसाइटी थी। किंग सोसाइटी के बाहर बैठा हुआ है। सो किंग की ना पावर्स को डिवाइन पावर्स की तरह यूज करते हैं। तो आइडिया था डिवाइन राइट्स का कि इस एक आदमी को या इसकी फैमिली को डिवाइन राइट है कि यही रूल करेगा, राइट। तो हेरिडिटरी मोनार्की चलती थी। हेरिडिटरी मोनार्की में डिवाइन राइट्स के साथ साथ एक टर्म आ जाती थी एब्सोल्यूट मोनार्की। तो राजा के पास एब्सोल्यूट पावर है, कोई उसको चैलेंज ही नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट प्रोजेक्टेड टू द सोसाइटी। बट देन इस फ्यूडलिज्म की एज में ना किंग के साथ उसके बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स 1, 2 एंड 3। इन लॉर्ड्स के भी अंडर इनके वेसल्स होते थे, उनके अंडर उनके सर्व्स होते थे, बीच में नाइट्स होते थे। तो बहुत सारे ना ग्रिड्स बने हुए थे, ग्रेडिंग हुई थी सोसाइटी के अंदर। अब एज फार एज मिलिटरीली आइडिया है, किंग की पावर ना काफी वीक हो गई है। उसने लैंड असाइन कर दिया हुआ है ओवर द टाइम टू फ्यूडल लॉर्ड्स। फ्यूडल लॉर्ड्स उस लैंड से टैक्सेस भी कलेक्ट कर लेते हैं, बहुत कम शेयर राजा को जाता है। फिर इनके पास अपनी प्राइवेट आर्मीज हैं। इफ किंग नीड्स तो वो इनसे आर्मी की सपोर्ट लेता है। जो इनके नीचे हैं वो अपने फ्यूडल लॉर्ड्स को जानते हैं, वो राजा को जानते ही नहीं है कि राजा कौन है। उनके लिए यही उनका राजा, यही उनका भगवान है। तो यहां पर भी जो लोग बैठे हैं वो अपनी आर्मीज मेंटेन करते हैं, वो फ्यूडल लॉर्ड की हेल्प कर देते हैं। सो मिलिटरीली किंग इज डिपेंडेंट ऑन द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड अदरवाइज ही वॉज डिपेंडेंट ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च, ताकि उसके डिवाइन राइट्स को लोग चैलेंज ना कर दें। ओवर ड्यूरिंग दिस टाइम जो चर्च एज एन इंस्टीट्यूशन था इट वॉज वेरी वेरी पावरफुल। तो चर्च एक आइडिया ये भी देता था कि दुनियावी राजा का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक पोप जो है चर्च का जो हेड है, राइट, वो असली राजा है। वो दुनियावी राजा भी है और स्पिरिचुअल राजा भी है। तो तुम जो राजे बने हुए हो, तुम्हें तो मैंने अपनी पावर थोड़ी सी असाइन कर दी है, इसलिए तुम राजे हो। अगर मेरे से पंगा लिया तो खत्म कर दिए जाओगे। तो अगर ये पूरी दुनिया थी, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे देश थे, इन देशों में राजे होने के बावजूद भी अगर इन देशों में चर्च के इंस्टीट्यूशन के पास ज्यादा लैंड होता था, इस लैंड से जो इनकम आता था वो सारा चला जाता था वेटिकन में या रोम में चर्च के पास। तो राजाओं के पास अपने देश में भी पावर कम थी। सो किंग वर वीक नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स, दे वर ऑल्सो वीक बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च विच वॉज वेरी स्ट्रांग, राइट। अब जो चर्च है वो नहीं चाहती थी उस टाइम पे कि लोगों को नॉलेज हो। सो पीपल वर इंटेंशनली केप्ट अ बिट इग्नोरेंट। साइंटिफिकली रिसर्च ही नहीं होने देते हैं, लोगों को साइंटिफिकली सोचने नहीं देते हैं, लॉजिक्स पे बात ही नहीं करते हैं, इररेशनल आइडियाज फ्लोट किए हुए हैं, सुपरस्टिशियस लाइफ है। और जो चर्च का इंस्टीट्यूशन है वो उस टाइम पे समहाउ थोड़ा सा डिबाउच इंस्टीट्यूशन भी हो गया, विलासी, और यानी हम कहते हैं ना कि लग्जूरियस लाइफ लीड करते हैं, वुमेनाइजेशन होती है। सो सारी बुरी इविल प्रैक्टिस चर्च में क्रीप इन कर चुकी हैं। सो अब जो चर्च इतनी बुरी हो चुकी थी ना, उसने कहा हुआ था कि जो दुनिया में इंसान का बर्थ हुआ है वो उसके पाप का रिजल्ट है। अगर तुमने अच्छे कर्म किए होते ना तुम्हारी मुक्ति हो जाती, साल्वेशन होती, बट क्योंकि तुमने बुराई की थी तुम्हारा दोबारा बर्थ हो गया। अब अगर तुम दोबारा दुनिया में आके पैसा कमाओगे, यू विल रन आफ्टर लग्जरीज, तो फिर तुम और ज्यादा पाप करोगे, देन यू विल कम बैक, तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। तो चर्च ने ना रेनेसां की एज से पहले ड्यूरिंग द एज ऑफ फ्यूडलिज्म, जिसको डार्क एजिस भी कहते हैं, आदमी अंधकार में था, इसी से निकल के आदमी को ज्ञान प्राप्त होगा एनलाइटनमेंट एज ऑफ रीजन में, राइट। तो डार्क एजिस में ना चर्च कहती थी कि तुमने ना
इस वर्ल्ड ओरिएंटेड नहीं होना कि जिस दुनिया में तुम हो तुम नेक्स्ट वर्ल्ड ओरिएंटेड हो जाओ, अदर वर्ल्ड ओरिएंटेड कि अगला तुम्हारे साथ क्या होगा मरने के बाद, उसके बारे में सोचा करो। ना तो आदमी अपनी लाइफ लीड कर पा रहा था, ना ही आदमी साइंटिफिकली रैशनली सोच के अपने आप को डेवलप कर पा रहा था। रेनेसां की एज में पहली बार कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गई, जिनमें ना एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी कि कॉम्पस बन गई। कॉम्पस से डायरेक्शंस पता लगनी शुरू हो गई। जब डायरेक्शंस पता लगनी शुरू हुई तो डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड भी पॉसिबल हो गया। जो सी एक्सप्लोरेशन हुई, वास्को डी गामा इंडिया आ गया, उससे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका चला गया। चर्च तो कहती होती थी कि दुनिया फ्लैट है, अर्थ इज फ्लैट, पर आज जब नेविगेशन हुई तो एक आदमी ने सर्कम नेविगेशन कर दी और प्रूव कर दिया कि चर्च फ्लैट नहीं है, चर्च जो सर्कुलर टाइप है, राउंड है। तो दैट मीन्स चर्च के कुछ आइडियाज तो गलत हैं। अब धीरे धीरे चर्च के बहुत सारे आइडियाज चैलेंज होंगे। ऐसे ही कोपरनिकस, गैलीलियो जैसे लोगों ने टेलीस्कोप के थ्रू बता दिया कि चर्च जो बोलती थी ना कि अर्थ सेंटर ऑफ यूनिवर्स है और सन हमारे आसपास घूमता है, इसीलिए चर्च कहती थी सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, और इसको यूनिवर्सल ट्रुथ बोलती थी। जबकि फैक्ट क्या है, सन तो स्टेशनरी है, अर्थ घूम रही है, तो हाउ कैन सन राइज और सेट, राइट। तो अब उन लोगों ने कोपरनिकस जैसे लोगों के आइडियाज के साथ ये भी थ्योरी गलत प्रूव हो गई। एकदम से ना ऐसे नहीं हुआ था कि आज मैंने बोला और लोगों ने आज ये एक्सेप्ट कर लिया। बहुत सारे ऐसे रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स को तो जिंदा जला दिया गया जो चर्च के अगेंस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि चर्च बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन था। एनीबॉडी स्पीकिंग अगेंस्ट चर्च विल बी कॉल्ड एन हेरेटिक, कि ये तो बकवास कर रहा है, सुपरस्टिशियस ये है, हम नहीं है, राइट। बट धीरे धीरे लोगों को ज्ञान प्राप्त होना शुरू हुआ। जब ये ज्ञान मिला तो रेनेसां लेड टू रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन में लोगों ने चर्च के खिलाफ रिवोल्ट किया, और रिवोल्ट भी पेपल एजेंसी नहीं कर दिया। जो पादरी के साथ के लोग थे ना, मार्टिन लूथर थे जर्मनी विटिनबर्ग चर्च में, उन्होंने चर्च की इविल प्रैक्टिस के खिलाफ आवाज उठा दी। जब ये आवाज उठी रिफॉर्मेशन की तो चर्च ने एक काउंटर रिफॉर्मेशन कर दिया। काउंटर रिफॉर्मेशन में चर्च ने बोला कि थोड़ा सुधार तो करेंगे बट इतना थोड़ा कर लेंगे जितना तुम कह रहे हो, और अदर इनको दबाने की कोशिश की। अब क्योंकि बहुत से राजे दुखी थे कि हमारे देशों में से पैसा चर्च के पास चला जाता है, तो कुछ राजों ने रिफॉर्मेशन वालों का साथ दे दिया, पर कुछ बड़े ही कंजर्वेटिव राजा थे, उन्होंने काउंटर रिफॉर्मेशन वालों का साथ दे दिया। इससे यूरोप में रिलीजियस वॉर स्टार्ट हो गई, 30 इयर्स रिलीजियस वॉर, जो कि 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के साथ खत्म हुई। इसके साथ मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट इमर्ज हो गया कि राजा डिसाइड करेगा मेरे को चर्च से कैसा रिलेशन रखना है। लेकिन राजा को तो पावर मिल गई, बट लोगों के लिए अभी भी सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं आया, क्योंकि लोगों को यह बोला गया कि जो तुम्हारे राजा का धर्म होगा तुम्हें वही धर्म रखना पड़ेगा। इफ किंग इज कैथोलिक तो पीपल बिकम कैथोलिक, इफ किंग इज प्रोटेस्टेंट पीपल बिकम प्रोटेस्टेंट, राइट। बट अब ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि एक देश के अंदर सारे लोग ही जो होंगे वो चर्च के बात मानेंगे या राजा की बात मानेंगे, ऑपोजिशन तो होगा ही होगा। तो ब्रिटेन में राजा जो था वो कैथोलिक है, लेकिन कुछ प्रोटेस्टेंट्स होना चाहते हैं, प्यूरिटन्स। फ्रांस का राजा कैथोलिक है, लेकिन हुगेनॉट्स जो है वो प्रोटेस्टेंट बनना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोग जो फ्रीडम चाहते थे वो अपने देश को छोड़ के निकलेंगे, साथ में कुछ बिजनेसमैन निकल जाएंगे, कुछ और एंटरप्राइजिंग लोग निकल जाएंगे। ब्रिटेन के लोग यूएस की तरफ चले गए, अमेरिका में, उन्होंने अपने लिए नई दुनिया ढूंढ ली, दैट इज वाई अमेरिका वॉज कॉल्ड न्यू वर्ल्ड। और फ्रांस के लोग चले गए कनाडा, राइट। अब यहां तक एक स्टोरी थी, इसको याद रख लेते हैं। इन द मीन वाइल रेनेसां रिफॉर्मेशन ने जब साइंटिफिकली और मॉरल एथिकल ग्राउंड्स पे चर्च के डॉगमास को गलत प्रूव कर दिया, अब ये मानना कि राजा जो है उसके पास डिवाइन राइट्स है, ये भी गलत हो गया। जैसे ही अब इसी एज के अंदर ना थोड़े थोड़े पॉलिटिकल थॉट्स आने शुरू हुए जो मटीरियलाइज हुए इन द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। सो एनलाइटनमेंट की एज में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड देन कल्चरल, ऐसे साइंटिफिक सारी इन्वेंशंस और सारी डिस्कवरीज और सारी नई फिलॉसफीज इमर्ज कर गई। न्यूटन इसी टाइम का है, राइट। जॉन लॉक इसी टाइम का है, वोल्टायर इसी टाइम का है, कॉपरनिकस नहीं, देन देयर इज एडम स्मिथ इसी टाइम का है। विमेन की बात करने वाली मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट इसी टाइम की है, जो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन की किताब लिखती है, राइट। तो हर तरह से ना पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस लिख रहा है और न्यूटन के बारे में बात चल रही है। ये सब लोग इस टाइम पे आ गए। अब हर तरह से साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो गई, आदमी को बहुत ज्यादा नॉलेज मिल गई। इंसाइक्लोपीडिया डिड्रॉइट ने फ्रांस में लिख दिया। ऐसे टाइम पर ब्रिटेन में थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, इन लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लिख दी।
सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में इन्होंने बोला कि स्टेट जो है वो मैन मेड इंस्टीट्यूशन है, डिवाइन नहीं है। लोगों के पास कुछ नेचुरल राइट्स थे बिफोर देयर वाज स्टेट। प्री स्टेट सोसाइटी में लोगों के पास राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी था, राइट। उस राइट की प्रिजर्वेशन के लिए, उन राइट्स की प्रिजर्वेशन के लिए हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए स्टेट बना दी, क्योंकि ऐसा था कि वो राइट्स अदरवाइज एक्सरसाइज नहीं किए जा रहे थे। राइट टू लाइफ मेरा था, पर उसको डिफेंड कौन, प्रोटेक्ट कौन करेगा? इफ समवन वायलेट्स माय राइट्स देन हु विल पनिश दैट वायलेटर? तो हमने स्टेट बना दी। यहां से आइडिया क्या आ गया? मैन इज द एंड, स्टेट इज द मीन्स, कि स्टेट मेरी लाइफ को बेटर बनाने के लिए बनाई गई चीज है, वो मुझे सर्व करेगी, इसलिए मैं स्टेट को कुछ पे भी कर दूंगा, राइट। जैसे ये आइडिया आया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, इसके बाद फ्रांस में मोंटेस्क्यू, रूसो और वोल्टेयर, इन लोगों ने लिखना शुरू किया। वोल्टेयर ने सिविल लिबर्टीज के बारे में लिख दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोंटेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में लिख दिया कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अलग अलग लोगों के पास होना चाहिए। सब अगर एक ही आदमी होगा तो पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, इसीलिए एब्सोल्यूट करप्शन चल रही है दुनिया में। और रूसो ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में लिख दिया थ्रू हिज आइडिया ऑफ जनरल विल, कि सोसाइटी अपने आप डिसाइड कर लिया करे क्या करना है, तुम्हें तो राजा चाहिए ही नहीं है। अब ऐसे लोगों के थॉट प्रोसेसेस के साथ यूरोप में एनलाइटनमेंट आइडियाज पॉपुलर हो गए। अब जब ये आइडियाज पॉपुलर हुए तो आइडियाज तो बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं, दे ट्रेवल वेरी फास्ट, राइट। सो कुछ अमेरिकन जो थे, जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लोग हो गए या मेडिसन जैसे लोग हो गए, वो यूरोप आते हैं, इन आइडियाज को सुनते हैं, वापस जाते हैं और वो अमेरिकन को भी इंस्पायर करते हैं। इतने में अब हुआ क्या था कि ये है अमेरिका, कनाडा, और ये है अमेरिकाज, यहाँ पे ब्रिटिश और यहाँ पे फ्रेंच हैं, फाइन। अब जब यहाँ पर बैठे ब्रिटिश और फ्रेंच हैं तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। सो देयर इज अ थ्रेट कि फ्रांस अमेरिकन को तंग कर सकता है या ब्रिटिश बैठे हुए अमेरिका के फ्रेंच कैनेडियंस को तंग कर सकते हैं। इसीलिए जो ब्रिटेन का राजा है वो यहाँ पे अपनी फौजें भेजेगा, ब्रिटिश लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे ताकि हमें सिक्योरिटी मिले। फ्रांस का राजा कनाडा में अपनी फौजें भेजेगा और फ्रेंच कैनेडियंस उसे एक्सेप्ट करेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ सिक्योरिटी। फिर ये ऐसे ही चलता रहा। अमेरिकन पे ब्रिटिश लोग कुछ टैक्सेस लगाते हैं, कुछ कलेक्ट करते हैं, कुछ नहीं भी कलेक्ट करते, थोड़ी सैल्यूटरी निग्लेक्ट की पॉलिसी चलती जा रही है। बट 7 इयर्स वॉर जब हुई 1756 टू 1763 में, तो ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा दिया। इंडिया में भी हार गए थे, थर्ड कर्नाटिक वॉर थी, इंडिया से भी फ्रेंच ऑलमोस्ट खत्म हो गए। कनाडा को तो ब्रिटिश ने टेक ओवर करके ब्रिटिश डोमिनियन बना दिया। अब अमेरिकन का ये फियर खत्म हो गया। मोर ओवर अमेरिकन ये सारे थॉट्स जो हैं इनलाइटनमेंट थॉट, इनके साथ अब फेमिलियर थे। तो जैसी लड़ाई खत्म हुई, ब्रिटेन का राजा बोलता है दैट व्हाइल हेल्पिंग द कॉज ऑफ द अमेरिकन्स अगेंस्ट द कैनेडियंस फ्रेंच, आई हैड टू यूज अ लॉट ऑफ फोर्स फॉर विच आई हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। नाउ अमेरिकन्स मस्ट पे सम न्यू टैक्सेस टू कंपनसेट फॉर इट। बट अब अमेरिकन्स जो पॉलिटिकली मेच्योर है, उन्होंने दे दिया स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि या तो हमारे यहां से डेमोक्रेटिकली लोगों को इलेक्ट कर लो, फिर टैक्स लगा लो, नहीं तो हम टैक्स नहीं देते। सो दैट मीन्स फ्रेंच एनलाइटनमेंट थॉट या यूरोपियन एनलाइटनमेंट थॉट से इंस्पायर्ड अमेरिकन्स ने पहला रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में, 4 जुलाई इसकी डेट थी, राइट। अब क्योंकि फ्रांस को अभी अभी कनाडा और इंडिया में डिस्प्लेस किया था ब्रिटिश ने, तो फ्रांस के राजा ने अमेरिकन की हेल्प के लिए अपनी फौज और अपना पैसा लगा दिया कि लेट्स हेल्प द कॉज ऑफ अमेरिकन, दे मस्ट बिकम फ्री सो दैट आई कैन रिवेंज माई ह्यूमिलिएशन अगेंस्ट ब्रिटेन। सो फ्रांस की हेल्प से अमेरिका आजाद हो गया। अब अमेरिका 1776 में अपने आप को डिक्लेयर तो कर देता है, लेकिन फाइनली 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ। फिर 1787 में अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। मोंटेस्क्यू ने फ्रांस में बोला था सेपरेशन ऑफ पावर्स होगा, अमेरिका में हो गया। वोल्टेयर ने बोला था सिविल राइट्स होंगे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स गारंटी कर दिए। रूसो ने डेमोक्रेसी की बात की थी, यहाँ पे डेमोक्रेसी, रिपब्लिकनिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सब लिख के दे दिया गया, फेडरल स्ट्रक्चर बना दिया गया, राइट। अब जब पूरा यूरोप का थॉट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में मैनिफेस्ट हो गया कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो यूरोपियंस में भी कॉन्फिडेंस आ गया। फ्रेंच लोगों ने ये सारे इवेंट्स अपनी आंखों से देख भी लिए। नाउ दैट दे केम बैक, उनका राजा उनसे बोल रहा है तुम भी टैक्सेस पे करो, क्योंकि अमेरिकन की हेल्प करते हुए फ्रांस का खर्चा हो गया। जब फ्रांस के राजा ने टैक्सेस लगाए तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। इकोनॉमिक कॉजेज
ऐसे ही पॉलिटिकल कॉजेज अमेरिका में जैसे थे वैसे ही फ्रांस में भी थे। यहाँ का राजा भी डिवाइन राइट्स की बात करता है, यहाँ पे भी प्रिविलेज नोबिलिटी एंड क्लर्जी है, कॉमनर्स को राइट्स नहीं है, कॉमनर्स की एक्सप्लॉयटेशन होती है। बट फाइनली इकोनॉमिक कॉजेज के कारण और इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेसेस के कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789 में, कुछ टाइम में लोगों ने राजा का सर काट दिया। द किंग वॉज गिलोटिन्ड, लुई 16। पर लोगों ने अभी अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो फाइनली ड्राफ्ट ही नहीं किया प्रॉपर, और वो इंप्लीमेंट भी नहीं हो पाया क्योंकि अभी ड्राफ्टेड ही प्रॉपरली नहीं है। तो फ्रांस में अब रूल कौन करेगा? देयर वाज अटर अनार्की इन फ्रांस। धीरे धीरे कुछ ग्रुप्स बने, पॉलिटिकल ग्रुप, ग्रिंडोनिस थे, रॉबस्पियर का जैकोबियन क्लब था, तो एक एक करके डिफरेंट ग्रुप खड़े हुए, बट कोई भी चीजों को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहा। रादर जैकोबियन ने तो ना बहुत सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया थ्रू समरी ट्रिब्यूनल्स, राइट? फटाफट मुकदमे चलाओ और लोग मार दो जो उनके खिलाफ बोलते हैं। इसको बोलते हैं रेन ऑफ टेरर। तो फ्रांस में एक रेन ऑफ टेरर आ गया, कत्लेआम मच गया। लोगों को लगा यार एनलाइटनमेंट थॉट तो बकवास था, भी लोग अपने आप को खुद गवर्न कर सकते हैं डेमोक्रेटिकली, राजा तो चाहिए होते हैं। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत एनलाइटनमेंट थॉट से हुई, पर फ्रेंच रेवोल्यूशन की फेलियर्स ने लोगों को कन्विंस कर दिया फॉर अ शॉर्ट वाइल कि एनलाइटनमेंट बकवास है, इसका कोई फायदा नहीं। सो देयर वाज डिक्लाइन ऑफ एनलाइटनमेंट एज वेल। बट इन द मीनवाइल फ्रांस में कत्लेआम मच चुका है। मोर ओवर, जब तुम्हारे देश में क्योटिक सिचुएशन होगी तो तुम्हारे पड़ोसी उसके ऊपर अटैक कर देंगे। फ्रांस के राजा ने भी हेल्प मांगी थी पड़ोसी देशों से, तो दे कुड अंडरस्टैंड इट कि फ्रांस में पॉलिटिकल क्राइसिस हैं। तो ऑस्ट्रिया ने, प्रशिया ने, इन्होंने फ्रांस पे अटैक कर दिए। अब फ्रांस इंटरनली भी डिस्टर्ब्ड है, एक्सटर्नली भी थ्रेटेंड है। ऐसे टाइम पे फ्रांस को कुछ समझ नहीं आ रही, तो एक नेपोलियन नाम का प्रॉमिसिंग कैरेक्टर सामने आ गया। ऑर्डिनरी है, आर्मी में है, बट काफी ज्यादा टैलेंटेड है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, अच्छा मिलिट्री कमांडर है, अच्छा ऑरेटर भी है, स्पीच भी अच्छी देता है, तो लोगों को अपने पीछे लगा लेगा। अब इसने फ्रांस के लोगों के अंदर नेशनलिज्म जगा दी है, राइट? फ्रांस के लोग अपने देश के बारे में सोचना शुरू हो गए। तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज विद फ्रेंच रेवोल्यूशन, जबकि वो अमेरिका में भी आ गया नेशनलिज्म, बट जो बेटर मैनिफेस्टेशन ऑफ नेशनलिज्म है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आ गया। अब फ्रांस की जनता को नेपोलियन में एक हीरो दिखना शुरू हो गया। इसने मिलिटरीली फ्रांस को बड़ा स्ट्रांग कर दिया और लड़ाइयां लड़ी, कॉन्टिनेंटल वॉर्स अगेंस्ट ऑल यूरोपियन पावर्स टुगेदर, ब्रिटेन, रशिया एंड प्रशिया, इटली एंड जर्मनीज एंड देन ऑस्ट्रिया, हंगरी, सबको हराता चला गया एक एक करके। और वो सब इकट्ठे होकर आते हैं तब भी नेपोलियन हरा देता है। इंटरनली नेपोलियन ने ना एक डायरेक्टरी थी 5 मेंबर्स की, इसको थोड़ा सा ना लोगों को मैनिपुलेट कर दिया कि डायरेक्टरी अच्छा काम नहीं कर रही है। तो लोगों ने नेपोलियन को ही अपने देश का फर्स्ट कॉन्सुल इलेक्ट कर लिया कि ये हमारा फर्स्ट हेड होगा, हम इसकी बात सुनेंगे। फिर क्योंकि ये फर्स्ट कॉन्सुल था, डायरेक्टरी अब काम नहीं कर रही, तो इसके पास तो डिक्टेटर जैसी पावर्स तो आई गई। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रांस के लिए बनाई गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, उसको अब ये फर्स्ट कॉन्सुल नेपोलियन डिक्टेट कर रहा है, तो ये अपनी मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखवा लेगा। फिर नेपोलियन अपने लिए ही एम्परर की पोजीशन ले लेगा। सो अ चाइल्ड ऑफ द रेवोल्यूशन, अगर रेवोल्यूशन ना आता तो ये आम आदमी नेपोलियन राजा नहीं बन सकता था, पर आज रेवोल्यूशन ने सर्कमस्टांसिस बना दिए कि एक आम आदमी भी राजा बन गया। ही इज चाइल्ड ऑफ द रेवोल्यूशन। बट इसने ऐसे कितने ही काम कर दिए जो कि रेवोल्यूशन के आइडियाज के अगेंस्ट हैं, तो ही द चाइल्ड ऑफ द रेवोल्यूशन बिकेम द एनिमी ऑफ द रेवोल्यूशन। इसके कुछ रिफॉर्म्स अच्छे थे, कुछ बुरे थे। अब इसको एक प्रॉब्लम क्या थी कि एक ना ट्रेंड था उस जमाने में, जो फ्रांस का राजा होगा वही उसका एक भाई स्पेन का भी राजा होगा। तो क्योंकि नेपोलियन अब फ्रांस का राजा बन गया, इसको था कि वो ट्रेडिशन कंटिन्यू करते हैं, तो इसने अपने भाई जोसेफ को स्पेन का राजा बना दिया। स्पेन के लोगों को इस बात पे गुस्सा आ गया कि हमारे ऊपर तुम अपने राजे कैसे थोप सकते हो। तो फ्रांस में एक सिविल वॉर हो गई अगेंस्ट नेपोलियनिक ऑक्यूपेशन। ब्रिटेन ने स्पेन का साथ दे दिया, तो अब स्पेन में प्रॉब्लम बढ़नी शुरू होगी और नेपोलियन उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाया। बाद में इसी कारण से इसको वीकनेस हो गई, वीकनेस पॉलिटिकली और मिलिटरीली, और फिर ये हार भी गया। तो हिस्टोरियन बोलते हैं नेपोलियन डाइड ऑफ स्पेनिश अल्सर, स्पेन का अल्सर इसको मार गया, राइट? क्योंकि ब्रिटेन बार बार नेपोलियन को तंग कर रहा था, तो नेपोलियन ने सोचा मैं ब्रिटेन के ट्रेड को जेपेडाइज कर देता हूं। ब्रिटेन इसीलिए पंगे ज्यादा ले रहा है क्योंकि उसके पास पैसे हैं, पैसे क्यों? क्योंकि उसका ट्रेड बहुत चलता है। तो इसने ब्रिटेन के अगेंस्ट कॉन्टिनेंटल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। कॉन्टिनेंटल सिस्टम को एक नाम और देते हैं, वो नाम है इकोनॉमिक ब्लॉकेड। तो ब्रिटेन के साथ बाकी कॉन्टिनेंटल यूरोप का ट्रेड
बंद करवाने के लिए नेपोलियन ने एक क्वेस्ट शुरू कर दी कि कोई भी यूरोपियन देश ब्रिटेन के साथ ट्रेड नहीं करेगा, राइट। अब ये छोटे छोटे देशों से लड़ता गया और उनको जीतता गया। जिस जिस देश को, जैसे जर्मनी को जीत रहा है, इटली को जीत रहा है, राइट, उनको फिर ये ट्रेड मना कर देता है कि तुम ब्रिटेन से नहीं करोगे, और ब्रिटेन के गुड्स को यूरोप में स्मगल भी नहीं करने देगा। बट यूरोप में और कहीं पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं है, और फ्रांस में भी अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया, सिर्फ ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। क्योंकि सिर्फ ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो दुनिया को ब्रिटेन के सामान तो खरीदना ही है, यूरोप उसके बिना नहीं जी पाएगा। जब रशिया नेपोलियन की बात नहीं मानता और वो यूरोप में होते हुए भी ब्रिटेन से ट्रेड करना चाहता है, तो नेपोलियन ने रशिया से भी लड़ाई शुरू कर दी। अब यूरोप के दोनों कोनों में, स्पेन में भी लड़ाई है, रशिया में भी लड़ाई है, और नेपोलियन की आर्मीज बटनी शुरू हो गई हैं। इससे दोनों चीजें मैनेज नहीं हो रही हैं, तो स्पेन भी इसके हाथ से निकल गया और रशिया में भी हार गया। तो आज से पहले नेपोलियन हीरो था, पर आज वो हार गया। तो एक मिथ था कि नेपोलियन इनविंसिबल हो गया, कि इसको कोई हरा नहीं सकता, पर आज वो मिथ शैटर कर गया। सारे देश फिर इकट्ठे हुए और फाइनली नेपोलियन को वाटरलू की लड़ाई में हरा दिया 1814-15 में, और उसके बाद इसको एग्जाइल कर दिया गया, यूरोप से निकाल दिया, आइलैंड ऑफ एल्बा भेज दिया गया। उससे बाद फिर आइलैंड ऑफ हेलेना भी था, राइट। अब नेपोलियन चला गया। जो जीते हुए देश थे उनमें ऑस्ट्रिया एक बड़ा पॉपुलर देश था, उस टाइम पे बड़ा पावरफुल एम्पायर था, हैब्सबर्ग का एम्पायर, राइट, ऑस्ट्रियन एम्पायर ऑफ हैब्सबर्ग। तो ऑस्ट्रिया का उस टाइम पे जो प्रिंस था वो था मेटरनिच। अब जो मेटरनिच था ना, इसने वियना में एक मीटिंग रख ली, वियना कांग्रेस 1815 में। जिन्होंने नेपोलियन को हराया वो इकट्ठे होकर बैठ गए, राइट। नेपोलियन के पावर में आने से पहले और जब उसने इटली और जर्मनी की टेरिटरीज जीती थी, तो सिचुएशन ऐसी थी कि जो इटली नाम का देश था, यहां पे एक पिडमोंट सार्डिनिया नाम की टेरिटरी आती है, ये हो गया नॉर्थ इटली, सेंट्रल इटली, ये आइलैंड ऑफ सिसिलीज हो गए, तो ये हो गया साउथ इटली, राइट। जो साउथ इटली था, यहां पे फ्रांस के राजाओं का कंट्रोल चलता होता था। जो भी फ्रांस के राजे थे उन्हीं की लाइन के लोग आके साउथ ऑफ इटली पे रूल करते हैं। जो नॉर्थ ऑफ इटली था, पिडमोंट सार्डिनिया को छोड़ दो, यहाँ पे लोकल इटालियंस रूल करते थे, हाउस ऑफ सेवॉय। और इधर नॉर्थ ऑफ इटली में ऑस्ट्रिया के राजाओं का कंट्रोल होता था, और जो सेंट्रल इटली था यहाँ पे पेपल स्टेट थी, पादरी का हक था यहाँ पे, राइट। ऐसे ही जो जर्मनी था, जर्मनी बहुत सारे देशों में टूटा पड़ा था, राइट। और उसमें एक इंपॉर्टेंट देश था प्रशिया, जो थोड़ा ताकतवर था। ऑस्ट्रिया के नीचे यहाँ पे जर्मनी के नीचे आता था ऑस्ट्रिया, इसकी एम्पायर भी काफी वास्ट थी, और साउथ ऑफ जर्मन स्टेट्स पे भी ऑस्ट्रिया का कंट्रोल था, राइट। तो नॉर्थ ऑफ इटली एंड साउथ ऑफ जर्मनी वाज विद ऑस्ट्रिया। लेकिन नेपोलियन ने आके ऑस्ट्रिया को लड़ाई में हरा दिया, जर्मनीज को भी अपने कंट्रोल में कर लिया और इटलीज को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। पर आज नेपोलियन हार गया। जब ये हारा तो इसी देश ऑस्ट्रिया का, जिसका साउथ ऑफ जर्मनी और नॉर्थ ऑफ इटली पे हक था, इसने मीटिंग करवाई मेटरनिच ने, तो ये चेयरमैन हो गया इस मीटिंग का। इसने मेटरनिच सिस्टम बनवा दिया। मेटरनिच सिस्टम में इसने बोला कि जैसी दुनिया नेपोलियन के आने से पहले थी, चलो लेट्स रिस्टोर द वर्ल्ड बैक टू प्री नेपोलियनिक एरा, इसको वैसा ही करो। दैट मीन्स मेरे को साउथ ऑफ जर्मनी एंड नॉर्थ ऑफ इटली वापस कर दो, राइट। अब देखो ये मैप है दुनिया का, यूरोप का, जर्मनी, यहाँ पे ऑस्ट्रिया, यहाँ पे इटली, यहाँ पे फ्रांस, और यहाँ पे रशिया, और यहाँ पे ब्रिटेन, राइट। अब जर्मनी को हरा के यहाँ पे प्रशिया था, यहाँ पे पिडमोंट सार्डिनिया था, राइट। जर्मनी को हरा दिया था, इटली को हरा दिया था। ऑस्ट्रिया ने सोचा कि हम ना फ्रांस को फ्यूचर में थोड़ा कमजोर करते हैं। सो व्हाट दे एंडेड अप डूइंग कि दोबारा से देशों को बांट तो दिया, लेकिन प्रशिया को थोड़ा स्ट्रांग कर दिया फ्रांस के बॉर्डर्स पे, ताकि अगर फ्रांस इधर से आए तो प्रशिया उसे रोक सके। ऐसे ही इटली में पिडमोंट सार्डिनिया को स्ट्रांग कर दिया, ताकि अगर फ्रांस यहां से दोबारा आने लगे तो ये रोक लें। सो इन वन वे पहले नेपोलियन ने इन देशों को इकट्ठा कर दिया एक बार, तो इन देशों में नेशनलिज्म आ गई। फिर कांग्रेस ऑफ वियना ने एक एक पार्ट को बड़ा कर दिया, तो ये लीडर्स बन गए। इन्हीं ने बाद में जर्मनी की और इटली की यूनिफिकेशन करा दी। प्रशिया से उठा बिस्मार्क, और बिस्मार्क ने 1870 में जर्मन यूनिफिकेशन करा दी। पिडमोंट सार्डिनिया से उठा कैबूल,
प्राइम मिनिस्टर था और उसने इटली की यूनिफिकेशन करा दी, इटालियन यूनिफिकेशन 1860 में। आज से पहले ये दो देश ही नहीं थे यूरोप में, टूटे हुए पड़े थे। आज दो नए देश खड़े हो गए, दोनों देश इंडस्ट्रियलाइज्ड भी हो गए। अब यूरोप में एक ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइज होता था और फ्रांस, तो ये आपस में लड़ते होते थे किसके पास कॉलोनियल एम्पायर होगी। अब दो नए देश आ गए, जर्मनी एंड इटली, ये भी इंडस्ट्रियलाइज नेशन हो गए, इनको भी ओवरसीज कॉलोनियल मार्केट्स चाहिए अपने गुड्स के लिए और रॉ मटेरियल के लिए। सो ब्रिटेन एंड फ्रांस, जर्मनी एंड इटली धीरे धीरे ग्रुप तो बनने शुरू होंगे और अलायंसेस बनेंगी और ये अलायंसेस वर्ल्ड वार 1 लड़ लेंगी। हो गया क्लियर कि जर्मन इटालियन यूनिफिकेशन कैसे वर्ल्ड वार की तरफ ले जाएगी दुनिया को। इन द मीनवाइल जो बिस्मार्क था ना, वो फादर ऑफ रियल पॉलिटिक है। अब फादर ऑफ रियल पॉलिटिक कैसे है? बिस्मार्क ने आखिरी लड़ाई जो लड़ी जर्मन यूनिफिकेशन के लिए वो थी फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870 की, जिसमें प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया। फ्रांस को हराने के बाद इसने फ्रांस की ना बड़ी इंपॉर्टेंट टेरिटरी जो ऑल्सेन लॉरेन था, जहां पे कोल एंड आयरन है, वो छीन लिया। अब बिस्मार्क को एक बात पता है कि फ्रांस बदला लेना चाहेगा। सो आज से बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी मेनली क्या चाहती है? आइसोलेशन ऑफ फ्रांस। अब फ्रांस की आइसोलेशन कैसे होगी? सो व्हाट ही एंडेड अप डूइंग इज, जर्मनी ने रशिया और ऑस्ट्रिया इन दो के साथ मिलके 3 एम्परर लीग बना दी कि हम तीनों इकट्ठे रहेंगे और कभी जरूरत पड़ी तो फ्रांस से इकट्ठे लड़ लेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, रशिया और ऑस्ट्रिया में आपस में लड़ाई थी। अब ये लड़ाई क्यों थी? रशिया इस टेरिटरी को, सर्बिया को, यहां पर स्लेविक रेस रहती है, तो रशिया चाहता था कि सर्बिया जो है वो ऑस्ट्रिया से आजाद हो जाए। अगर रशिया की हेल्प से सर्बिया आजाद हो गया तो रशिया बाद में सर्बिया को अपने साथ मिला लेगा। ऑस्ट्रिया को यह था कि रशिया मेरी टेरिटरी तोड़ना चाहता है, राइट। अब इस चक्कर में ये दोनों तो दुश्मन है, तो इन तीनों की अलायंस को चलाना मुश्किल है। पर बिस्मार्क बहुत समझदार है। बिस्मार्क ने क्या किया, ऑस्ट्रिया के साथ अलग से ड्यूअल अलायंस कर ली और रशिया के साथ अलग से री इंश्योरेंस ट्रीटी साइन कर ली। तो तीनों आपस में दोस्त भी रह गए पर अलग अलग भी हो गए। तो फ्रांस अकेला बैठा रह गया, राइट। मीनवाइल इटली अफ्रीका में कुछ टेरिटरी लेना चाहता था, लेकिन जर्मनी ने उसकी हेल्प ना करके इनडायरेक्टली फ्रांस की हेल्प कर दी बिस्मार्क ने। तो फ्रांस अफ्रीका में टेरिटरी ले गया और सीक्रेटली हेल्प की इसने। अब फ्रांस को, इटली को दिखना शुरू हो गया कि बिना जर्मनी की हेल्प के मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो आज इटली ने खुद जर्मनी को रिक्वेस्ट की हमारे साथ भी ट्रीटी कर लो। इन द मीनवाइल इसने जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ने ट्रिपल अलायंस साइन कर ली। तीनों ने आपस में अलायंस साइन कर ली। अब जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रिया, इटली सारे दोस्त बन गए, फ्रांस अकेला रह गया। सो बिस्मार्क की डिप्लोमेसी सक्सेसफुल है, आइसोलेशन ऑफ फ्रांस कर गया। बिस्मार्क के बाद जो जर्मनी का राजा था केजर, उसने रशिया से रीइंश्योरेंस ट्रीटी रीनेगोशिएट नहीं की, तो रशिया अलग हो गया। जैसे रशिया अलग हुआ, फ्रांस और रशिया के बीच में एंटेंट कॉर्डियल साइन हो गया। इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया। कुछ टाइम में ब्रिटेन को लगा कि जर्मनी अपनी नेवी बहुत एक्सपैंड कर रहा है, अगर जर्मनी ज्यादा एक्सपैंड कर गया हमें थ्रेट कर देगा, तो हमें भी कोई ग्रुप बनाना चाहिए। तो ब्रिटेन ने फ्रांस और रशिया वाले एंटेंट कॉर्डियल को ज्वाइन कर लिया, तो ये बन गया ट्रिपल एंटेंट। ट्रिपल एंटेंट में आ गया ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, और ट्रिपल अलायंस में आ गया जर्मनी, इटली एंड ऑस्ट्रिया। 2 ग्रुप बन गया यूरोप में, दोनों में आर्म्स रेस हो गई, इमीडिएटली वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो गई। क्लियर? यहां तक मैं तुम्हें आज समझा देता हूं। अब क्लास चलती जाएगी, इसके साथ साथ तुम्हें मैं और समझा दूंगा। उसके बाद एक दिन में दोबारा फिर वर्ल्ड वार 1 से लेकर कोल्ड वॉर तक करा दूंगा। तो इतना तुम्हारा मैंने अब एक बेस बना दिया फॉर द नेक्स्ट अबाउट 7-8 लेक्चर्स। डन वर्ल्ड वार 1 तक के लिए।